हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। और चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक सेल डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल्स में बनता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। जब सेल डिवाइड करेंगे तभी हमारे बॉडी का ग्रोथ या डेवलपमेंट होगा। या फिर दूसरी बात और है, जब रिप्रोडक्शन करते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, वहाँ भी सेल डिवाइड होता है। तो ये सेल डिवीज़न होता कैसे है और सेल साइकिल क्या है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेल साइकिल क्या है? तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesizes the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells is termed as cell cycle. सेल साइकिल कुछ इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जिसके थ्रू सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट करता है। मीन्स उसमें जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेट बनाता है। फिर और भी जो अदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स या कंपोनेंट्स सेल के हैं उसको सिंथेसाइज करता है। और फाइनली एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इस पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। इसको फिगर से हम लोग समझेंगे। इस फिगर को देखिए, G1 फेज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे सिंगल सेल है, और पूरा साइकिल कंप्लीट होने के बाद जहाँ G0 फेज लिखा है वहाँ दो सेल बना हुआ है। मीन्स एक सेल अगर सेल साइकिल में एंटर करता है तो फाइनली हमको दो डॉटर सेल्स एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो दिस इज सेल साइकिल, डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो मेन इवेंट्स होते हैं। एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है यम फेज। तो उसको देख लीजिए क्या है। पहला है इंटरफेज, दूसरा है एम फेज। तो फिर से डायग्राम देखेंगे हम लोग। यम फेज को तीन अलग अलग स्टेप्स में बांटा गया है। पहला स्टेज है G1 स्टेज, दूसरा है S स्टेज, तीसरा है G2 स्टेज। देन एम फेज है। तो एम फेज में भी अलग अलग स्टेजेस हैं। प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है। एम फेज होने के बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है, और एक छोटा सा स्टेज है जिसको हम लोग G0 स्टेज बोलते हैं। तो इन सारे साइकिल्स को पार करता हुआ एक सेल सेल साइकिल कंप्लीट करता है। Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell divide once in approximately 24 hours. However, this duration vary from organism to organism and also from cell to cell in the same body. तो अगर किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करें, जनरल यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो दैट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स टू डिवाइड। बट दिस 24 आवर्स इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म की हर ऑर्गेनिज्म के सेल डिवाइड होने में 24 आवर्स ही लेंगे। ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, और फिर सेल टू सेल भी वेरी करता है कि कोई एक पर्टिकुलर सेल कितने देर में डिवाइड हो जाएगा। नाउ द सेल साइकिल हैज़ टू बेसिक फेजेस, इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। इंटरफेज Interphase represents the phase between two successive young phase. The interphase lasts for more than 95% of the duration of the cell. Interphase involves number of changes how to make a newly formed cell fit to the next division. Since all these changes are not visible under light microscope, so interphase is also called as resting phase. तो इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग ज़रा ध्यान देंगे कि इंटरफेज में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इंटरफेज को रेस्टिंग फेज बोलते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वाई इंटरफेज इज़ कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। तो आंसर क्या है?
The answer is कि there are so many changes which takes place in the interface, but that is not visible under light microscope, and that's why a cell seems to be at rest position, and that's why the interface is called as resting phase of the cell cycle. Now the interface is divided into three phases: G1 phase, S phase and G2 phase. G1 phase जिसको हम लोग बोल सकते हैं गैप वन फेज. G1 phase corresponds to interval between mitosis and initiation of DNA replication. तो जब माइटोसिस ख़त्म होता है और नए डॉटर सेल्स बनते हैं, वहाँ से लेकर के डीएनए के रेप्लिकेशन के बीच के गैप को हम लोग बोलते हैं गैप वन या G1 फेज. इन दिस फेज सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए. तो इस फेज़ में जो सेल बना है, नया सेल बना है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बट अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है. Cell prepare itself for DNA replication. For this, nucleotides, ATP, amino acids are formed, mitochondria and chloroplast multiply. Carbohydrate, lipids and proteins are also synthesized in this phase. And the most important point, no change occur in DNA content of the cell in G1 phase. Now S phase, this is called as S phase and it is also called as synthesis phase. तो synthesis phase क्यों बोलते हैं? Because DNA synthesis for replication takes place in this phase. During this time the amount of DNA per cell doubles. If amount of DNA is 2C before this phase, it will become 4C after this phase. The cell content is 2C, where C is defined as the mass of DNA present in a haploid chromosome set. There is no increase in the number of chromosomes. In animal cells, DNA replication begins in this phase in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm. Next is G2 phase, जिसको बोलते हैं हम लोग गैप फेज, गैप टू फेज. In this stage, for the growth of cell remains continuous. इस स्टेज में भी जो सेल का ग्रोथ है वो कंटिन्यूस रहता है. प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन रिमेन्स कंटिन्यू इन दिस स्टेज. द रेस्ट सेल ऑर्गेनल्स गेट डबल्ड इन देयर साइज एंड स्टेज. प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस while cell grows continues. Now G0 phase or quiescent phase. The cells which are not to divide further do not proceed beyond G1 phase and start undergoing differentiation into specific type of cells such as heart cell. तो ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं कि ये सेल कहाँ हैं? G0 स्टेज में हैं. ऐसे सेल्स जो इसको फर्दर डिवाइड नहीं होना है बॉडी में, जो एक परमानेंट फंक्शन करते रहते हैं बॉडी में और वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम लोग बोलते हैं कि वो सेल्स G0 स्टेज में हैं. एग्जाम्पल दिया हुआ है हार्ट सेल्स इन द एडल्ट वन. फाइब्रोब्लास्ट हेल्प इन हीलिंग ऑफ वोन्ड्स, ग्रो एंड डिवाइड ओनली एट द टाइम ऑफ डिमांड ऑफ द बॉडी. तो दिस वन इज द G0 phase. Now M phase. The M phase starts with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosomes, and that is called as karyokinesis, and ends with the division of cytoplasm called as cytokinesis. तो M phase में दो important events हैं. एक karyokinesis. Karyokinesis means that is division of nucleus, and एक है cytokinesis, that is division of cytoplasm. Since the number of chromosomes in the parent and the progeny cells remains same, so this is called as equational division. तो जो भी सेल अगर माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू डिवाइड हो रहा है और डॉटर सेल्स में चेंज हो रहा है, तो ऐसे डिवीज़न में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में भी होते हैं.
तो क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स में और डॉटर सेल्स में बिल्कुल इक्वल हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। तो इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। हमारे बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, यानी कि स्पर्म और एग, और एक होते हैं वेजिटेटिव सेल्स जो कि हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो जो वेजिटेटिव सेल्स हमारी बॉडी के जो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, वो सारे के सारे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो ऐसे सेल्स में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं और कोई एक पर्टिकुलर सेल डिवाइड कर रहा है माइटोसिस के थ्रू, तो उससे 2 सेल बनेंगे और उन दोनों सेल में क्या होगा, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस नहीं होंगे डॉटर सेल्स में, इक्वल रहेंगे, और इसलिए हम लोग माइटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। अब माइटोसिस में 4 अलग अलग स्टेज हैं। पहला है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टेलोफेज। तो इन चारों स्टेजेस के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।